उत्तर प्रदेश में आज महाप्रचार का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज तो हैं ही, उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती, कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी सब आज मैदान में हैं। लेकिन चुनावी अभियान में आज सबसे पैनी धार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई। बुलंदशहर के अनूप शहर में अमित शाह ने अखिलेश यादव को अपने चुनावी तीरों का एकमात्र निशाना बनाया। किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? पश्चिमी यूपी में मिशन कमल चला रहे बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह आज पूरे तेवर में थे। सुबह योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ललकार लगाई तो बुलंदशहर से अमित शाह ने इस ललकार को और बुलंद किया। योगी ने विकास के दावों के साथ विरोधियों को निशाने पर लिया, लेकिन शाह का सीधा और एकमात्र निशाना अखिलेश यादव रहे। मंच पर आते ही बिना किसी लाग लपेट के अमित शाह ने सीधे सीधे अखिलेश और माफिया राज के तार जोड़ने शुरू कर दिए। माफिया तीन ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये पश्चिमी यूपी का मिजाज है या फिर बीजेपी का सदा सधाया फॉर्मूला? अमित शाह ने न तो माफिया का पीछा छोड़ा, न अखिलेश से इनका नाता जोड़ना छोड़ा। बारी बारी से शाह ने अपनी लिस्ट से माफिया के नाम गिनाए और जनता को चेताना भी नहीं भूले कि गलती की तो ये सारे नाम जेल में नहीं सचिवालय में मिलेंगे, गलती की तो सचिवालय पहुंचेगा माफिया। तो कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? बीजेपी अखिलेश पर जितनी तलखी दिखा रही है, उनके जोड़ीदार जयंत पर उतनी ही मेहरबान है। जयंत ने ऑफर भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन दिग्गजों की जुबान बता रही है कि दरवाजे अभी भी खुले हैं। अखिलेश पर भड़कते हुए शाह ने आज भी जयंत चौधरी पर निशाने के नाम पर सिर्फ एक मीठी झिड़की ही दी। दूर हो जाएगी जयंत की गलतफहमी। थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? योगी से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी नेता कानून व्यवस्था के नाम पर पिछली सरकारों को जमकर कोसते हैं और खुद को इस पैमाने पर पूरे नंबर देते हैं। आज लखनऊ में योगी ने भी यही किया और बुलंदशहर में शाह ने भी। लेकिन जिस बुलंदशहर से अमित शाह अखिलेश पर गरज रहे थे, उसी बुलंदशहर में अखिलेश भी अपने जवाब के साथ तैयार थे। कानून व्यवस्था पर आर पार। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अखिलेश जी ठीक रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है। अखिलेश और बीजेपी में जुबानी जंग नए नए मोड़ ले रही है। गर्मी में ठंडा कर देने वाली योगी की चेतावनी को अखिलेश ने दिल पर ले लिया है और आज बुलंदशहर से ही फ्रीजर कंप्रेशर वाला फॉर्मूला भी सुझा दिया। कयामत के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी
उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? यूपी के चुनाव 7 चरणों में होने हैं। आसार यही है कि 7वां चरण आते आते नेताओं की जुबान की धार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह थे तो योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ को अपनी चुनावी सरगर्मी का केंद्र बनाया। योगी आदित्यनाथ ने आज रैली या जनसंपर्क के बजाय एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाम तो 5 साल की सरकार के रिपोर्ट कार्ड का था, लेकिन असल में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कामयाबियों के साथ साथ विरोधियों की कमियां गिनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में योगी है उपयोगी। यूपी में योगी। यूपी में योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो यूपी बीजेपी ने सिर माथे पर लगाया। यूपी प्लस योगी। यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मोदी योगी पीएम की इसी वाणी को चुनावी प्रचार का ताजा तरीन थीम सॉन्ग बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मीडिया से मुखातिब हुए। आज उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग के बड़े बड़े फ्रंट खुले हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज पश्चिम में कमल खिलाने के लिए ताकत झोंके हुए हैं, तो डिप्टी सीएम ने गाजे बाजे के साथ कौशाम्बी में पर्चा दाखिल कर दिया। विरोधी भी पश्चिमी यूपी का तिलिस्म तोड़ने में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में कैंप लगाया और अपनी सरकार के 5 साल का हिसाब किताब लेकर जनता के सामने आए। सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के नाम पर योगी के पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर रहा है वो है सांप्रदायिक हिंसा। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार में 5 साल तक कोई दंगा नहीं हुआ। योगी के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार में करीब 700 दंगे हुए थे, जबकि बीएसपी की सरकार में 364 दंगे हुए थे। योगी ये भी दावा कर रहे हैं कि 5 सालों में यूपी में कोई आतंकी घटना नहीं घटी और माफिया समेत पेशेवर अपराधियों पर नकेल कसी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। दंगे, अपराध पर नकेल से लेकर कोरोना प्रबंधन और आर्थिक विकास तक योगी की कामयाबियों की लिस्ट में शामिल हैं। योगी का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 5 साल में 6ठे नंबर से देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। कोरोना की दूसरी लहर में शानदार प्रबंधन किया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ और पुलिस सुधार को हकीकत बनाया। साथ ही 1.5 लाख भर्तियां की। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज अपने कामकाज की बारीकियां गिनाने के बाद कल शुक्रवार को योगी गोरखपुर में अपना नामांकन करेंगे। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले वो गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। पिछली सरकार में उन्होंने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर छत्तीसगढ़
कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी अमर जवान ज्योति का नीचे वहां पर 100 लोगों के पास उत्तर। इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले सुनिए। एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 40% हिंदुस्तान। 40% लोग भूखे मरे, रोजगार ढूंढते भटकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपति मित्र देश का पूरा धन अपनी जेब में डालें। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे। अगर इस देश में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति होगी, 2, 3, 4, 5 उद्योगपतियों की नहीं, सबकी होगी। यह हम में और उनमें फर्क है। और आज छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा, और हमने करके दिखाया है। और चुनाव के समय हमने नेताओं से बात की थी, और उस समय हमने कहा था कि किसान के साथ हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं तो फिर हमें छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी। और यह पहला कदम है। यह मत सोचिए, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी। बात यहां नहीं अटकेगी। यह पहला कदम है। आपका धन है, यह धन हम आपको वापस दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, मतलब मेरा काम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है। देखिए, अच्छा लगता है जब किसान, जब सुनने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में हमने किसान की मदद की और एकदम पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। वो पैसा जो 2,500 रुपए, वो जाया नहीं हुआ, वो हमने किसान को दिया, और किसान ने, जो रोज किसान जादू करता है अपने खून। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। धुआंधार चुनाव प्रचार और जुबानी जंग के बीच आज उत्तर प्रदेश में 2 हाई प्रोफाइल नामांकन हुए। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पर्चा दाखिल किया, तो प्रयागराज से सिद्धार्थनाथ सिंह ने। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पर्चा दाखिल करेंगे। इस बुलेटिन में कई खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सिराथू से। सिराथू के सारथी चुनाव मैदान में हैं। यह तस्वीर सिराथू विधानसभा सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा कलेक्ट्रेट कक्ष में कोई भीड़ या गहमा गहमी नहीं है। लेकिन गहमा गहमी या जोश देखना हो तो ये तस्वीर देखिए।
बाजे गाजे बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मिनी रोड की तस्वीर है। नामांकन से पहले वोटरों के बीच शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। चुनाव में नेताओं की सियासी किस्मत वोटर तय करते हैं। वोट में वोटर ही भगवान है, लेकिन वोटर समर्थन में बटन दबाएं, इसके लिए नेता भगवान के दरबार में जाना नहीं भूलते। नामांकन के अहम मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस परंपरा को याद रखा और सिराथू के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर शीतला माता का आशीर्वाद लिया। सिराथू के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। सिराथू में शीतला माता से आशीर्वाद मिला तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भेजी। हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। 2012 में सिराथू से बीएसपी की बादशाहत खत्म करने वाले केशव प्रसाद के नामांकन को धमाकेदार बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी सिराथू पहुंचे थे। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। 2017 में बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी की चुनावी जीत के सारथी बने थे। वो सीएम की रेस में थे, लेकिन डिप्टी पद से संतोष करना पड़ा। सिराथू सीट के इतिहास और केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर की बात करें तो कौशाम्बी की सिराथू सीट 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहां 1993 से 2007 तक बीएसपी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य वर्ग के लिए हो गई, जिसके बाद बीजेपी से केशव मौर्य 2012 में विधायक बने। बाद में 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद बन गए। इसके बाद 2017 में डिप्टी सीएम बने तो एमएलसी बन गए और अब 7वीं बार फिर चुनाव जीत के लिए मैदान में हैं केशव प्रसाद मौर्य। हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है, उसका जवाब इनको ठीक से मिल जाएगा और मैं यह मानता हूं कि 2017 की तरह हम 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन है। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। सिराथू से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और जैसा हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे थे, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से होगा। लेकिन पल्लवी पटेल के नामांकन से पहले ही समाजवादी पार्टी और अपना दल, इनमें घमासान शुरू हो गया है। देखिए, सिराथू की आज की तस्वीर दर्शा रही है कि कितने जोश में हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सिराथू केशव प्रसाद मौर्य का गृह शहर है और 10 साल में पहली बार केशव मौर्य ने ही बीजेपी को सिराथू में जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को उनके घर में घेरने का प्लान तैयार किया है।
सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमीरावादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। लेकिन पल्लवी के नामांकन से पहले ही एसपी और अपना दल कमीरावादी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल के मुताबिक जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की सीटों को लेकर एसपी से विवाद है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल के नामांकन पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है। जो भी 7 सीटें डिक्लेयर हुई थी उन सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई सिर्फ सिराथू बस की बात नहीं है। इलाहाबाद की सीट्स है, बनारस की सीट है, जौनपुर की सीट है, प्रतापगढ़ की सीट है। ऐसी संख्या 5-6 सीटें हैं। उधर अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल के अध्यक्ष एमएलसी आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर हमला बोला है। जो भी परिवार का सदस्य होता है, अगर जिसको भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास होता है तो वो कभी भी दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है। और जो व्यक्ति दूसरे की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लेता है वो व्यक्ति अपनी पार्टी के उसको कैसे वो करेगा। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं में से एक माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल जैसी समेत कई अन्य ओबीसी नेताओं के पार्टी से जाने के बाद उनकी अहमियत बढ़ गई है। चुनावी समर में उतारकर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में है। लेकिन पल्लवी पटेल को उतारकर एसपी ने भी उनके खिलाफ कुर्मी कार्ड खेल दिया है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो पर्चा दाखिल कर दिया। अब बारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहेंगे। भाजपा आती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, शांति और सौहार्द लेके आती है। यही फर्क है भाइयों बहनों। करीब 5 साल के शासनकाल के बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान काल चल रहा है और कल बारी है योगी के पर्चा भरने की। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे योगी कल गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। चूंकि नामांकन यूपी के चुनावी संग्राम के प्रधान सेनापति का है, लिहाजा इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर योगी के साथ मौजूद रहेंगे। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल वो यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। ये तस्वीर 2017 की है, जब योगी विधान परिषद का पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। नामांकन से पहले योगी गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। हालांकि पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले आज मीडिया से मुखातिब होकर योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट दिलाने के लक्ष्य के साथ योगी लगातार धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं। अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विरोधियों पर तीखा वार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का काम क्या था? हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा देखो भाई, भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, मेरे लिए तो हमारे धाम ही पवित्र हैं। हम अपने धामों का पुनरुद्धार करेंगे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करेंगे। वे लोग करते थे सफाई महोत्सव, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। लेकिन जब हमसे पूछा क्या क्या करेंगे तो मैंने हेमा जी से ही पूछा। हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और
बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, राधा रानी का एक कार्यक्रम में जुड़ जाएगा। अब तक योगी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन नामांकन के बाद कल से वो अपने लिए भी वोट मांगने उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ का अब तक सियासी सफर काफी शानदार रहा है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीते। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधानसभा सदस्य बन गए, यानी ये योगी का पहला विधानसभा चुनाव है। संदेश साफ है कि नॉन प्लेइंग कैप्टन बनने की जगह वो चुनाव में उतरकर आगे रहकर टीम की अगुवाई करने जा रहे हैं। ये और बात है कि विपक्ष के नेता उन पर सेफ सीट से चुनाव लड़ने का तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके, तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया, जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। विपक्ष की तरफ से कटाक्ष स्वाभाविक है, लेकिन यूपी की चुनावी जंग में योगी का किरदार कितना अहम है वो पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयानों में साफ नजर आता है। यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जाहिर है ऐसे माहौल में योगी जब खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे तो पार्टी के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से सीएम के चुनाव न लड़ने की परंपरा चल पड़ी थी। गोरखपुर में छठे दौर में यानी 3 मार्च को मतदान होना है। इसके लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी। योगी के नामांकन के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पे बैरियर लगाने हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी है, इसको लेकर के सीओ का है, कलेक्टर का है, हम लोग सब मिलकर भ्रमण कर रहे हैं, उसका पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी नामांकन में, कितने लोग जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, आदर्श आचार संहिता, इसमें जो भी है उसका पूरा पालन कराया जाएगा। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी अपर जिला अधिकारी के रूम नंबर 24 में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इसके पहले वे सांसद रहते हुए जिला अधिकारी के कक्ष संख्या 1 में पर्चा दाखिल करते रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।